मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं। आपकी जो यात्रा है वो संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पद तक आप हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब कोई व्यक्ति बनता है पूरे भारत में, राज्यों में भी और केंद्र में भी, एक राशि होती है, वो क्या होती है? देखिए, वेतन की बात करें तो आजकल जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन जो चल रहा है वो 57,700 का बेसिक रहता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये प्रेरणा स्रोत आपके मुख्य रूप से किनको देखते हैं अपने जीवन में? गुरुजनों का जो सानिध्य मिला उससे बहुत जीवन में बदलाव आया। एक संस्कृत के विद्यार्थी को क्या ऐसे कॉमन प्रश्न है जो सब जगह पूछे जाते हैं? चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोदी में खिलते हैं। ये शिक्षक हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमें पग पग पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब हम अपनी बाल्यावस्था में होते हैं, 7-8 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश करते हैं, प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद फिर हम कक्षा 6 से 10 तक जो है एक विद्यालय में जाते हैं, फिर इंटर कॉलेज में जाते हैं, फिर डिग्री कॉलेज में जाते हैं। अलग अलग स्तर पर शिक्षक हमारा पथ प्रशस्त करते हैं और तब हम अपने जीवन की यात्रा कर पाते हैं। ऐसे ही एक विशिष्ट शिक्षक, एक अद्भुत शिक्षक हमारे साथ में हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय संस्कृत विभाग के। NAS कॉलेज मेरठ में है। मुझे सर का आज ये अवसर मिला कि सर हमारे साथ हैं, तो सर की यात्रा और सर का जो जीवन है वो हमारे लिए किस तरह के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, उनके साथ चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। सर से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत पाठशाला में। धन्यवाद। आपके विषय में मुझे ये जानना है कि पहले आपका परिचय एक विद्यार्थियों के लिए, और जहाँ तक मैं आपके विषय में जानता हूँ, आपकी जो बाल्यावस्था से लेकर के फिर आपका शिक्षा जो हुई है वो गुरुकुलीय पद्धति से हुई है। उसके बाद आपकी जो यात्रा है वो संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पद तक आप हैं। बीच की बहुत सारे अलग अलग पड़ाव भी रहे हैं। तो एक आपका परिचय सर विद्यार्थियों के लिए। नमस्कार। जैसा कि अवधेश जी ने बताया कि मेरे बारे में, वो मेरे छोटे भाई भी हैं एक तरीके से, क्योंकि गुरुकुल में वो हमसे कनिष्ठ थे। जैसा इन्होंने बताया कि गुरुकुल में हम पढ़े हैं, गुरुकुल में कक्षा 6 में प्रवेश होता है, वहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है और कुछ आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। वहाँ हम लोगों के आचार्य स्वर्गीय श्रीमान डॉक्टर राजकिशोर जी, उनके आचार्यत्व में हमने अध्ययन किया। उनके साथ ही आचार्य विजेंद्र जी, आचार्य नारायण जी, आचार्य गणेश जी, परमेश्वर जी आदि बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य हमें वहाँ पर मिला, जिनसे हमने संस्कृत की बारीकियां और उसका जो बेस होता है एक, वो हमें गुरुकुल से मिला। उसके बाद की हम यात्रा की बात करें तो मैं उसके बाद लखनऊ में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक कैंपस है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान उस समय का नाम है, आज उसका नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। उसके कैंपस में मैंने शास्त्री और शिक्षा शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ मैंने काव्यशास्त्र विषय को मुख्य रखकर अपना अध्ययन प्रारंभ किया। वहाँ के गुरुजनों के विषय में बात करें तो प्रोफेसर बटोही झा, प्रोफेसर राम लखन पांडे, प्रोफेसर गजाला अंसारी, प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण आदि अनेक गुरुओं से वहाँ पर हमें सानिध्य मिला और जीवन की कुछ दिशाएं मिली। उस दिशा में प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, जो आजकल कुलपति है दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के, और प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र, प्रोफेसर कुलदीप शर्मा आदि अनेक गुरुजनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तत्पश्चात एक परिवर्तन आया, जो एक परिवर्तनकारी मेरे जीवन का कहा जाएगा। वो ये कि MA में हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया।
एमए में यहाँ पर प्रवेश लिया और यहाँ पर भी बहुत सारे विद्वान गुरुजनों का हमें सानिध्य मिला। यहाँ पर जो विशेष बात मिली वो कि अब तक की शिक्षा हमने परंपरागत रूप में पढ़ी, जिसको हम पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा हमने गुरुकुल से की, शास्त्री और शिक्षा शास्त्री हमने लखनऊ संस्थान के कैंपस से किया, और उसके बाद हम आधुनिक शिक्षा में आए। आधुनिक एक धारा, संस्कृत में, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो जानते होंगे कि संस्कृत में दो धाराएं चलती हैं, एक परंपरागत धारा है और एक आधुनिक धारा है। परंपरागत धारा से हमारा एक परिवर्तन आधुनिक धारा में हुआ, जिसमें कैसे लिखा जाता है, कैसे विषयों को समझा जाता है, कैसे उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है और कैसे हमारे आगे शोध के क्षेत्र खुलते हैं, ये सब दिशाएं आधुनिक धारा में हमें सीखने को मिली। एमए में यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे स्वर्ण पदक के साथ मेरी एमए मैंने उत्तीर्ण किया, और साथ ही एमए प्रथम वर्ष में जब मैं था तभी मुझे जेआरएफ की परीक्षा में भी मुझे उत्तीर्ण मैं हुआ। उसके बाद पीएचडी मैंने की। यदि गुरुजनों की बात करें तो पीएचडी में मेरे मार्गदर्शिका प्रोफेसर मीरा द्विवेदी मैम हैं, और साथ में प्रोफेसर भारतेंदु पांडे सर, प्रोफेसर ओमनाथ बिमली सर आदि अनेक गुरुजनों का यहाँ भी मार्गदर्शन मिला। एक यदि इस पूरे जीवन का एक सार मुझे दिखता है तो वो ये है कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे साथ रहता है, और जो अंधकार में भी एक प्रकाश दिखाता है। चाहे गुरुकुल से बहुत दूर लखनऊ, क्योंकि गुरुकुल हमारा यमुनानगर में है जो हरियाणा में स्थित है, और उसके बाद सीधा लगभग 600 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना, एक छोटी उम्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके एक बच्चा छोटा होता है 15-16 साल का, वो अकेला इतने दूर तक सफ़र करता है, और उसके बाद ऊहा-पोह की स्थिति में एक अच्छी जगह दिल्ली विश्वविद्यालय तक अकेले आना, तो इसमें कहीं ईश्वर का एक प्रेरणा है जो एक मार्ग निर्देश करता है, एक अच्छे मार्ग पर जाता है। अब मैं अपने जो इस शिक्षा से मुझे उपलब्धियां प्राप्त हुई उसके बारे में यदि बात करूं तो एमए तृतीय सेमेस्टर में जब मैं था तो मेरे हाथ में एक नौकरी का जॉइनिंग लेटर था, यूपी में टीजीटी। उस समय मैंने प्रथम वर्ष एमए का था, उस समय मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और इंटरव्यू फिर हुआ। इंटरव्यू के बाद जब एमए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हम दे रहे थे तब रिजल्ट आ गया था, और एमए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा से पहले जॉइनिंग लेटर मेरे हाथ में था यूपी टीजीटी का। पर एक ऊहा-पोह हुआ कि पीएचडी करनी है एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, जहाँ पर मुझे एमए में गोल्ड मेडल भी है और जेआरएफ भी हाथ में है, तो आय का कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। तो उसमें एक निश्चय यही करना था कि नौकरी करनी है या पढ़ाई करनी है। तो मैंने ईश्वर की प्रेरणा से एक विकल्प चुना कि मैंने पढ़ाई करनी है, तो मैंने टीजीटी ज्वाइन नहीं किया और अपना पीएचडी करने का निर्णय लिया। अरे ये निर्णय बहुत बड़ा होता है भ्राता जी, हाँ। जब व्यक्ति के हाथ में एक स्थायी नौकरी होती है और उसके बाद फिर लेकिन लक्ष्य बड़ा होता है, तो नौकरी को छोड़ करके भी फिर आपने आगे की राह चुनी, ये बड़ा निर्णय था। हाँ, ये निर्णय बड़ा था क्योंकि घर परिवार की कोई हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले, जहाँ पर किसी ने सरकारी नौकरी देखी नहीं है, वहाँ पर सरकारी नौकरी लग जाना आज के समय में और फिर उसको छोड़ना, ये बड़ा निर्णय होता है। उस समय बहुत एक मानसिक अवस्था से मैं गुजरा था, पर ईश्वर साक्षी है और वो प्रेरणा करता है। गुरुजनों का भी एक मार्गनिर्देशन इसमें मिला, क्योंकि यदि एक बार नौकरी में लग जाए तो फिर एक अच्छे संस्थान से पीएचडी करना दुष्कर हो जाता। तो ये निर्णय चुना, ये निर्णय किया और उसके बाद पीएचडी में मैंने 2012 में दाखिला लिया दिल्ली विश्वविद्यालय में ही, और 2015 में
असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के लिए मैंने टेस्ट दिया था, क्योंकि उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। उस बीच में एक पड़ाव और आया मेरे जीवन का। 2015 के लास्ट में एक आईबीपीएस जो बैंकिंग की परीक्षाएं कराता है, आईबीपीएस ने फॉर्म निकाले। राजभाषा अधिकारी का भी उसमें एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पद होता है। तो राजभाषा अधिकारी का मैंने फॉर्म भरा और उसकी तैयारी की। वो कुछ अलग तरीके की तैयारी होती है उसके लिए। मैं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए कर इस समय पर मैं चाहूंगा कि हम अलग से बातचीत करें इस पर, एक विशेष रूप से राजभाषा अधिकारी को लेकर के, क्योंकि विद्यार्थियों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि ऐसे भी कुछ अलग क्षेत्र होते हैं जिनमें विद्यार्थी जा सकते हैं। ये मैं बाद में हम इसी बारे में विस्तार से इस बार डिस्कस कर लेंगे, किंतु बस मैं इतना यहाँ पर कह रहा हूँ कि 2016 में मैं पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा अधिकारी के रूप में मैंने ज्वाइन किया और 2018 तक मैं वहाँ पर 2 साल लगभग रहा। फिर उसके आपका पीएचडी पूरा हो चुका था? तो पीएचडी पूरा मैंने कर लिया था जब ये वहाँ ज्वाइनिंग हुई। मेरा कॉल लेटर आ गया था, किंतु ज्वाइनिंग से पहले मैंने पीएचडी को सबमिट कर दिया था और पीएचडी अवार्ड मुझे वहीं रहते हुए 2017 में हुई। ठीक है। उसके बाद ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, ये 2018 की वैकेंसी थी शायद? 2014 की वैकेंसी। 14 की वैकेंसी थी। हाँ। ज्वाइनिंग 18 में की। ज्वाइनिंग 18 में हुई। 2015 में इसका एग्जाम हुआ था और 2016 में मैंने राजभाषा अधिकारी में ज्वाइन किया। इस दोनों के बीच में एक पड़ाव और आता है कि 2017 में मेरा यूपी पीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ। उसमें मैं बैंक में ही था। तो यूपी पीजीटी में जब सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल समस्याएं आई ज्वाइन करने में, तो उसको पेंडिंग करना पड़ा। उसका रिजल्ट बाद में ज्वाइनिंग लेटर भी आया, किंतु उससे पहले 2018 में मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में ज्वाइन कर चुका था। डिग्री कॉलेज में जो यहाँ नानकचंद एंग्लो संस्कृत महाविद्यालय मेरठ में है, वहाँ पर मुझे ज्वाइनिंग करने का अवसर मिला। अब इसका एक प्रक्रिया मैं बता देता हूँ जी, जैसा कि आपने जिज्ञासा भी की थी कि यूपी में इसके 2 चरण हैं कि एक तो पेपर होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो 2015 में हमारा पेपर हुआ था, किंतु 2017 में सरकार बदलने के कारण थोड़ा डिले हो गया। 2018 में दोबारा इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा यूपी में, पूरी ऑल ओवर यूपी में मेरा 5वां नंबर था। इसलिए मुझे अपना पसंद का कॉलेज मिल गया जो मेरठ में स्थित है। और अभी मुझे लगभग 7 साल होने वाले हैं इस नौकरी में। भ्राता जी, ये तो आपकी एक बड़ी प्रेरणादायक यात्रा है और इस यात्रा पर मैं आगे चर्चा करूंगा ही, और आपसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी पूछने हैं विद्यार्थियों के जो जिज्ञासा रहती है। मेरा इस साक्षात्कार के पीछे का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों की ओर से भी और मेरी ओर से भी, और आपसे अच्छा और कौन इस विषय में हमारी सहायता कर पाएगा, कि एक तो यही आपने जैसे बताया कि एक व्यक्ति पहले टीजीटी उसके सामने अवसर जल्दी आ जाता है, फिर पीजीटी का अवसर आया और आपने तो सारे अवसर आपके हाथ में थे और उसके बाद फिर आपने यहाँ तक चुना है और ये निर्णय कर भी लिए जाते हैं। इससे हमें भ्राता जी की यात्रा से ये भी जानकारी भी मिलती है और ये एक हिम्मत भी मिलती है कि ऐसे निर्णय, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत योग्य होने के बावजूद भी कभी आर्थिक कारण से या एक समाज का दबाव ये भी होता है कि नौकरी छोड़ना, आपके ऊपर ये दबाव रहा होगा घर परिवार का या हो सकता है आसपास के मित्रों का या गुरुजनों का, जो भी, कि भाई पता नहीं लगता है कि वैकेंसी कब आएगी, कब ज्वाइनिंग होगी, तो पहले जो मिल रहा है कर लीजिए। लेकिन आपको स्वयं पर भरोसा हो और आपके परिश्रम का दिशा तय हो आपसे पहले से ही, और लक्ष्य आपने अपना एक चुना हो और उसको फिर बुनने में आपने परिश्रम किया हो, तो ये निर्णय लिए जा सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये प्रेरणा स्रोत आपके मुख्य रूप से किनको देखते हैं अपने जीवन में, कि ऐसे जिनसे प्रेरणा मिली? क्योंकि मैं आपसे जितना परिचय हूँ, आप ये बात कहते भी हो कि हम गुरुकुल में जो है ऐसा नहीं है कि बहुत प्रबुद्ध विद्यार्थियों में गिने जाते हैं। एक साधारण विद्यार्थी जो है, साधारण विद्यार्थी मतलब जो परिश्रम कर रहा है बस अपने लक्ष्य को लेकर के, ऐसा नहीं कि कुछ ईश्वर प्रदत्त बहुत कुछ है कि जिसके कारण से हमें आगे अवसर मिला हो। ये अवसर बनाए गए हैं अपने परिश्रम से।
आपने प्रेरणा स्रोत की बात की, तो क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। आजकल अभिभावक बहुत जागरूक हैं। वे पहले से तय करते हैं और बच्चों की जो हॉबी होती है उसके अनुसार वे बच्चों के बारे में निर्णय लेते हैं। किंतु जो हमारा समय था, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, किंतु फिर भी हमारे अभिभावकों ने बहुत सूझबूझ से एक निर्णय लिया कि उन्होंने गुरुकुल में हमें रखा। गुरुकुल की दिनचर्या बहुत कठिन होती है और बहुत व्यस्त होती है। उसमें ऐसा नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। एक लकीर हमें दिखती है जो हमारे पुराने या हमारे ज्येष्ठ सहपाठी करते हैं। वो एक लकीर हमें दिखती है, उस पर चलना होता है, ऐसा ही मानसिकता बनी हुई होती है। किंतु अगर हमें कुछ करना है तो हमें लकीर से अलग चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक लकीर थी कि शास्त्री करके और एमए करने गुरुकुल कांगड़ी में जाते थे, आपको मालूम है। किंतु मैंने जब 11वीं में था तब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि यहाँ से हमें शास्त्री नहीं करनी है, हमें कहीं बाहर जाना है। और उस पे गुरुकुल में रहते हुए 11वीं में जो बच्चा होता है वो स्वयं से निर्णय करता है। तो मैंने अपने एक सहपाठी श्री अनुज कुमार से एक परामर्श करके और उनको साथ लेके हम 2 लोग लखनऊ के लिए निकले सबसे पहले अपने गुरुकुल में से। उससे पहले 1-2 थे किंतु वो इतने प्रकाश में नहीं थे। हम सबसे पहले निकले जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उसके बाद कई लोग आए। का रास्ता जो है वो नहीं, बीएड तो फिर भी पहले करते थे, किंतु शास्त्री करने का जो रास्ता था, शास्त्री करने का रास्ता बाहर से पहले बाहर से, हाँ। क्योंकि वहां से होती थी शास्त्री, तो फिर हाँ, वहाँ तो होती ही थी, किंतु हमने बाहर जाने का जो निर्णय किया कि यहाँ से नहीं, हम बाहर से करेंगे, क्योंकि कुछ वहाँ समस्याएं थी जो आगे फेस करनी पड़ती थी। तो कहीं ईश्वर ही इसके पीछे था, इस बुद्धि के पीछे भी। हमने निर्णय भी किया, वहाँ भी कई ऑप्शन होते थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ उस समय था, और फिर यहाँ हम लखनऊ गए। तो ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत उस समय तक नहीं था, क्योंकि हमें रास्ते भी नहीं पता थे। हमें रास्ता सिर्फ टीचिंग तक का पता था उस समय कि हाँ, कुछ संस्कृत में अध्यापक लग जाते हैं, प्रोफेसर का हमें नहीं पता था उस समय कि हाँ, इतना बड़ा भी कोई पद होता है। किंतु जब वहाँ हम लखनऊ संस्थान में पढ़े और वहाँ पर हमने देखा, और फिर वहाँ जो प्रेरणाएं मिली और एक दिशा मिली संस्कृत काव्य शास्त्र को पढ़ने में, वो हमने वहाँ सीखा। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आए तो यहाँ पर आने के बाद बुद्धि एक अलग तरीके से खुलती है, क्योंकि यहाँ हमने जो माहौल महसूस किया कि हम जहाँ पर रहते थे आर्य समाज शक्तिनगर में, वहाँ पर संस्कृत गुरुकुलों में पढ़े हुए बच्चे ही शरण लेते थे और वो एक अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पर पढ़ने वाले जो हमारे सीनियर और जूनियर थे, वहाँ हमें ऐसा माहौल मिला कि वहाँ रात को लाइट बंद नहीं होती थी। कोई बच्चा 2 बजे तक पढ़ता था और कोई 2 बजे से पढ़ता था, तो हम लाइट जलती हुई में ही सोते थे। तो एक ऐसा माहौल मिलना, और फिर वहाँ जो सीनियर थे उन्होंने ये भी सिखाया कि परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हम केवल कॉपी भरने के मकसद से नहीं जाते हैं, और वहाँ पर हमें प्रश्न में कितना अंक हैं उसके हिसाब से हमें अपने टाइम का डिवाइडेशन करना है। तो ये एक जो फॉर्मूला वहाँ पर मिला और उसके तहत मैंने उसको अप्लाई किया, तो इस कारण से मुझे एमए में जो सफलता मिली और यहाँ गुरुजनों का जो सानिध्य मिला, उससे बहुत जीवन में बदलाव आया। ये बात बिल्कुल सही भी है। एक इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको जैसे अपने अपने शास्त्री करने का रास्ता एक अपने आप से ढूंढना चाहा, और फिर उसके बाद आप बता रहे कि आपको अवसर मिला, आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षा लिखनी होती है। एक व्यक्ति के जीवन में जानकारी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हमें जानकारियां ही नहीं है तो फिर हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या उसका सोच भी सकते हैं? जब तक हमने अपने लक्ष्य के लिए कल्पना ही नहीं की है तो प्राप्त कैसे कर पाएंगे उसको? इसलिए एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो केवल इतना ही ना करता रहे कि अपना वो एक पाठ्यक्रम है उसे पढ़ रहा है,
उससे आगे भी उसको सोचना चाहिए और उसमें आप किस तरह से उसके ये गाइड करना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ और वहाँ की समस्याएँ और वहाँ बच्चों में जो कन्फ्यूज़न है, उसको देखकर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके विद्यार्थी जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं। पर उनके नीचे के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि जब भी जहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं, वहाँ योग्य टीचर होते हैं। आप उन योग्य टीचर से उनका अनुभव और उनसे मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे जीवन में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं और क्या-क्या क्षेत्र हमारे लिए खुले हुए हैं। ये हमें हमारे टीचर्स बता सकते हैं, जो हमसे काफ़ी बड़े हैं अनुभव में और ज्ञान में। ऐसा एक अवसर हमें मिलता है हमारे गुरुजनों के रूप में, तो हमें इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए एक परीक्षा दी है, फिर उसका एक साक्षात्कार दिया है। उस साक्षात्कार के विषय में भी आपसे चर्चा करनी है। पहले वेतन पर मुझे आपसे पूछना है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जब कोई व्यक्ति बनता है, पूरे भारत में राज्यों में भी और केंद्र में भी, एक शुरुआत जो राशि होती है वो क्या होती है? देखिए, वेतन की बात करें तो आजकल जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन जो चल रहा है, वो 57,700 का बेसिक रहता है और उसके ऊपर 55% डीए आजकल चल रहा है, डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस। तो कुल मिला के लगभग 90,000 कम से कम है। मतलब कहीं भी अगर किसी भी राज्य में हाँ, या किसी भी शहर में है, कम से कम 90,000 रुपए सैलरी है। जहाँ पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। जी। हाँ, कहीं किसी राज्यों में नहीं है। और जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, अब वहाँ पर डीए तो समान रहता है, एक किंतु बढ़ता है। एचआरए और टीए का प्रावधान अलग होता है। जैसे केंद्र में टीए भी है, यूपी में टीए का प्रावधान नहीं है, एचआरए का है। और एचआरए फिक्स एचआरए होता है, तो उसमें टाइप 2 सिटी, टाइप 1 सिटी का एक अलग-अलग एक राशि निर्धारित है। तो मैं मेरठ की बात करूँ तो 6300 उसमें रहता है शुरुआत में। शुरुआत में जब जो रहता है 63 से हाँ, तो कुल मिला के 95,000 रुपए के लगभग पहला वेतन पहला वेतन जो है। बनता है आजकल के हिसाब। और दिल्ली का जैसे, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे जूनियर लोग भी हैं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, दिल्ली में बात करूँ तो उसके आसपास लगभग ये अमाउंट बन जाता है, हाँ, 1 लाख दिल्ली 20,000 रुपए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वहाँ पर 5 इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट जो है वो भी लगते हैं। एचआरए भी यहाँ पे ज़्यादा है और टीए भी यहाँ पर मिलता है। तो इसलिए यहाँ केंद्र सरकार में थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। पर कम से कम आप ये मानिए कि कहीं भी जहाँ पर 7वें वेतन की सिफारिशें लागू हैं, वहाँ पर कम से कम 95,000 रुपए वेतन होता है। ठीक है। मुझे एक बात और आपसे जाननी है कि आपने ये बताया कि आपने एक बैंक में भी राजभाषा अधिकारी के रूप में जॉइन किया था। वैसे हम विद्यार्थी जितने भी देखते हैं तो टीजीटी का पता होता है, पीजीटी का पता होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पता होता है, या शिक्षण में जो है कुछ अलग-अलग और भी क्षेत्र होते हैं जिनमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। राजभाषा अधिकारी का आप विस्तार से एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, और इसमें कितने अवसर और किस समय पर अवेलेबल होते हैं? कैसे अवेलेबल होते हैं? राजभाषा अधिकारी ये एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, बैंक में भी होते हैं, सिडबी में भी होते हैं, सेबी में भी होते हैं, रिजर्व बैंक में भी होते हैं और सेना में भी होते हैं। इनको हिंदी अधिकारी भी कहते हैं। ये गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट करते हैं और अपने मुख्यालय को भी रिपोर्ट करते हैं। राजभाषा अधिकारी का काम जो है वो ये होता है कि अपने कार्यालयों में जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसको अधिक से अधिक लागू कराना है। उसमें भी क्षेत्र के अनुसार उसके लक्ष्य गृह मंत्रालय निर्धारित करता है। ये तो उसका काम है। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, बैंक में मैंने जैसे काम किया है, ये सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस में होते हैं। हेड ये ऑफिस मतलब मैनेजर जो रहता है, ब्रांच मैनेजर, उससे ऊपर नहीं, ऊपर तो नहीं कहेंगे, किंतु लेवल। यहाँ जो मैनेजर जिस लेवल पे लगते हैं, स्केल 1 से लेके 7 तक का इसमें बैंक में होता है। अब स्केल 8 भी हो गया है, जो चीफ जनरल मैनेजर होते हैं। तो जो
प्रारंभ में होता है उसको अधिकारी कहते हैं, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो उसके समकक्ष ये शुरुआत होता है राजभाषा अधिकारी का ही, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी। तो जितना वेतन भत्ते उसको मिलते हैं उतने ही राजभाषा अधिकारी को भी मिलते हैं। लगभग क्या लगभग वेतन देखिए, क्योंकि बैंक का थोड़ा अलग चलता है, बाइपरटाइट होता है वहाँ पर आईबीए के साथ सरकार का। तो जब मैंने ज्वाइन किया 2016 में, उसके बाद एक बाइपरटाइट और हो चुका है, दूसरा अभी पेंडिंग है। और तो आजकल मेरे हिसाब से कम 60-70 हजार रुपए कम से कम होगा वेतन मतलब किसी भी प्रारंभ में। और मेट्रो सिटी में बढ़ ही जाएगा थोड़ा। नहीं, मेट्रो सिटी में क्या, ये होते ही सिटी में है ये पद राजभाषा अधिकारी का पद, सिटी क्योंकि सर्कल ऑफिसर सिटी में ही होते हैं। सर्कल ऑफिस का जो ऑफिस होता है सर्कल ऑफिसर का। इसमें लगभग कितने पद होते, अगर हम पूरे भारत की एक गणना करना चाहें कि विद्यार्थी कैसे इनका पता लगता है? क्योंकि ये जब आईबीपीएस की पोस्ट निकलती है, आईबीपीएस बैंकिंग का एग्जाम कराता है, स्टेट बैंक अलग से कराता है अपना एग्जाम। तो वो अलग ही पोस्टें निकालते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं 5 प्रकार के बैंक में, जिसमें लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर आदि होते हैं। तो उसमें एक ऑफिसर ये भी होते हैं जिसको लैंग्वेज ऑफिसर कहते हैं, राजभाषा अधिकारी। तो ये पोस्टें निकलती हैं। अब थोड़ा बैंक मर्ज हो गए हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा कम है पोस्टें, किंतु आती हैं। दूसरी जगह भी आती हैं, अनुवादक के रूप में भी आती हैं। जो रिजर्व बैंक में आती हैं वो अनुवादक के रूप में आती हैं, और उनके वेतन भत्ते भी काफ़ी होते हैं। ठीक ठीक। ये एक नई जानकारी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होगी। मेरे लिए ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार इसलिए विशेष है कि जब हम संघर्ष में होते हैं, जब हमें प्रयास करना होता है अपने लक्ष्य के लिए, उस समय हमारे लिए पथ प्रदर्शक, और एक ऐसा पथ प्रदर्शक जिसको बहुत अधिक जानकारी हो, ऐसा पथ प्रदर्शक मिलना हमारा सौभाग्य होता है। डॉक्टर संदीप जी ने बहुत सारे साक्षात्कार अलग अलग परीक्षाओं के लिए या दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए जिस भी स्तर पर साक्षात्कार होते ही हैं, और उनका सामना भी किया है। पीजीटी के लिए इंटरव्यू दिया यूपी में और वो सफल भी हुए हैं, और हर साक्षात्कार को देने के बाद इनको अपेक्षित सफलता मिली भी है। मेरा आपसे विशेष प्रश्न भ्राता जी ये है, इस पूरे साक्षात्कार में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था, जो विद्यार्थी देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी के लिए भी, जब कोई व्यक्ति नेट जेआरएफ करने के बाद पीएचडी के लिए जा रहा है, तो मैं आपसे दोनों तरह के प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं फिर आपसे व्यवधान भी नहीं करूँगा उसके बीच में। एक पीएचडी के लिए किस तरह से साक्षात्कार होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस तरह से साक्षात्कार होता है, और पीजीटी का भी आपने पेपर दिया था, उसके लिए किस तरह से साक्षात्कार होता है? तो तीनों स्तर के लिए या जो भी और स्तर आपको लगता है बताइएगा। देखिए, ये प्रश्न विशेष रूप से ये है कि एक संस्कृत के विद्यार्थी को क्या ऐसे कॉमन प्रश्न है जो सब जगह पूछे जाते हैं? जो पीएचडी के बारे में बात की, क्योंकि पीएचडी का साक्षात्कार कोई मतलब सामान्य साक्षात्कार नहीं होता है। पीएचडी में एक विषय हम लेके जाते हैं, एक सिनॉप्सिस बना के जाते हैं। उस सिनॉप्सिस पर ही बात होती है कि वो क्षेत्र आपने क्यों चुना और इसमें क्या संभावनाएं हैं। और वहाँ पर बैठे हुए जो आरडीसी में लोग होते हैं, वे भी बहुत विद्वान होते हैं, उनको भी पता होता है, वो उसमें कुछ चेंज करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक साक्षात्कार है। दूसरा, वो केवल विषय से ज्यादा पूछा जाता है, सामान्य चर्चा थोड़ी बहुत होती है या नहीं? नहीं, उसमें सामान्य चर्चा नहीं नहीं। होती है। उसमें आपके जो स्पेसिफिक टॉपिक आप लेके गए हैं उस पर ही आपसे जानकारी ली जाएगी कि आपने सर्वे क्या किया है और क्या क्या इसमें शोध हो चुके हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें नया क्या है, आप क्या नया करोगे, आपकी जो परिकल्पनाएं हैं शोध की वो क्या है। तो ये एक प्रश्न मेरा ये भी रहेगा आपसे कि जब कोई व्यक्ति पीएचडी के लिए अपना साक्षात्कार देने जा रहा है, तो संस्कृत के विद्यार्थियों के मन में एक बड़ा भय ये भी होता है बहुधा कि संस्कृत में बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, भाषा की परेशानी होती है। तो उनके लिए क्या हमें कहना चाहिए कि उनको भाषा के लिए पहले से प्रयास करना चाहिए, या बिना भाषा के संस्कृत भाषा के भी काम हो जाता? देखिए, यहाँ पर एक विशेष है कि अगर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी संस्कृत विश्वविद्यालयों में यदि पीएचडी का साक्षात्कार है, तो वहाँ अपेक्षा की जाती है कि आप संस्कृत में उत्तर दें।
और नहीं तो सामान्य विश्वविद्यालयों में हिंदी या संस्कृत आप किसी भी भाषा में करें तो इंग्लिश में भी इसमें बहुत कोई परेशानी इसमें भाषा की कोई परेशानी दिल्ली विश्वविद्यालय में जेएनयू में जो है वो हाँ वे इंग्लिश हिंदी संस्कृत कैसे भी बात कैसे भी बात कर सकता है। आप इसके लिए भी बहुत परेशान ना हो कि अगर आपकी वैसे भाषा में दक्षता होनी ही चाहिए, ये तो कभी भी छूट मिलनी नहीं चाहिए कि आप भाषा में दक्ष नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहूँगा ये वाली बात कि अगर आपका बहुत अधिक भाषा पर झुकाव नहीं है तो उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। जी। अब मैं 2-3 साक्षात्कार की बात बताता हूँ बहुत शॉर्ट में, कि जैसे टीजीटी का साक्षात्कार उस समय होता था, अब नहीं होता है। अब नहीं होता। तो उसमें एक सामान्य से प्रश्न पूछे गए थे कि जैसे अनुवाद करा के देखा गया और कुछ और सामान्य प्रश्न, बिल्कुल सामान्य व्याकरण के। विद्यालय में अभी भी होता है टीजीटी के। केंद्रीय विद्यालय में होता है कि टीजीटी से अपेक्षा यही की जाती है कि आप बच्चों को पढ़ा सको तो उतना ज्ञान आपसे होना चाहिए। बात ये है कि आप किस स्तर पे जा रहे हैं तो आपसे उस स्तर का ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। साक्षात्कार में वही पूछा जाता है। पीजीटी की बात करें तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि आपका इंटरव्यू लेने कौन आया है और वो किस विषय का एक्सपर्ट है। जैसे मेरे पीजीटी का जो इंटरव्यू लेने आई थी, मेरे पीजीटी के इंटरव्यू में थी, कोई दर्शन की विदुषी थी, तो उन्होंने सांख्य दर्शन से मुझसे सवाल किए थे, तो उनका उत्तर हमने दे दिया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पीएचडी आपके पास है और पीएचडी का टॉपिक सामने है। तो सामने जो विद्वान हैं वो 3 विद्वान होते हैं और वे आपसे 3 विद्वान होते हैं। हाँ, विषय के 3 विद्वान होते हैं, 5 लगभग होते हैं। जो कहीं अधिक भी होते 5 से 7 के बीच में भी पैनल होता है अगर ये अगर रहते हैं विश्वविद्यालय में तो। विश्वविद्यालयों में ज़्यादा होते हैं, मैं अभी आयोग की बात कर रहा था। जी। तो आयोग में लगभग 4 या 5 लोग होते हैं, जिसमें 2 या 3 एक्सपर्ट होंगे और बाकी एक आयोग के सदस्य होंगे और एक और कोई नॉमिनी होते हैं। तो कुल मिला के 4 या 5 का पैनल वहाँ पर होता है। वहाँ पर सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपसे, विषय की डीप नॉलेज आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो पीएचडी लाए हों, आप पीएचडी के विषय में भी बात हो जाएगी। तो पीएचडी के बारे में वो पूछेंगे कि हाँ, ये आपने क्या काम किया है और कैसे आपने उसके विषय के साथ जस्टिफाई किया है। तो ये सब आपको बताना होगा। कई बार दूसरे विषय का, मान लीजिए मैं काव्य शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और सामने दर्शन के कोई विद्वान है, तो वे आपसे दर्शन भी टटोलना चाहेंगे कि आप दर्शन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इंटरव्यू की कोई नियतता नहीं है कि कोई यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात सही। तो वहां पर आपको जो नहीं आता है उसको स्पष्ट मना करना ही आपको उचित है कि नहीं आता तो इसके बारे में हम नहीं जानते। क्योंकि मुद्रा राक्षस में भी कहा है कि नहीं सर्वः सर्वम जाना। सही बात। तो सभी कोई सब नहीं जान सकते हैं, सब चीज़ों की जानकारी नहीं हो सकती है। तो अगर हम नहीं जानते तो हमें स्पष्ट मना करना चाहिए कि इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और जो आप जानते हो तो उसके बारे में आपको खुल के बताना चाहिए, अपने उदाहरण देने चाहिए। आपको संस्कृत में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको थोड़ा सा रटना भी होना चाहिए। आपको ग्रंथों की पंक्तियां याद होनी चाहिए, पंक्तियां स्मरण होनी चाहिए। आप उदाहरण देंगे तो, जैसे अभी मैं एक लेटेस्ट बात बताता हूँ कि यूपी में और दिल्ली में भी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में भी एक अलग पैटर्न अब हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए। जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी मेरा एक साक्षात्कार हुआ है, तो वहाँ पर पहले परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद साक्षात्कार वाले दिन उन्होंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन कराया और पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए भी वहीं पर पीपीटी बनवाई गई हमसे। 20 मिनट का टाइम दिया पीपीटी बनाने के लिए, और वो भी आप अपने पसंद के टॉपिक नहीं दे सकते, वहाँ एक्सपर्ट आपको टॉपिक देंगे और वो भी एक रैंडमली टॉपिक आता है। तो ऐसा नहीं कि आप जिस विषय में आप सिद्धहस्त हैं वही टॉपिक मिले, तो कोई भी टॉपिक मिल सकता है सामान्य एमए में पढ़ाने लायक। तो उस टॉपिक पे आपको बिना किसी पुस्तक या इंटरनेट की सहायता के वहाँ पर पीपीटी बनानी है। 20 मिनट के टाइम में आप जितनी स्लाइड बनाएंगे फिर उसका प्रेजेंटेशन करना है। वहाँ पर विद्यार्थी भी होते हैं प्रेजेंटेशन के समय। संस्कृत में पूरा प्रेजेंटेशन हुआ था हमारा, तो हम पीपीटी बनाना जानते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। ठीक।
उसके बाद इंटरव्यू में फिर विद्वान लोग प्रश्न पूछते हैं और इंटरव्यू होता है, वो भी अच्छा वो इंटरव्यू होता है जिसमें कि विषय का नॉलेज और आपसे सामान्य भी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सामान्य जो प्रश्न हो सकते हैं कि भाई जैसे मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप क्यों आना चाहते हैं विश्वविद्यालय में, या क्यों बदलना चाहते हैं, आप अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों की भी तैयारी पहले से करनी अब होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में है तो पीपीटी वहाँ भी आपको समय दिया जाएगा, भी पीपीटी बनाइएगा। वहाँ का भी ऐसा है अब कि वहाँ प्रेजेंटेशन और क्लास टीचिंग का भी वहाँ पर एक ग्लव्स है, और फिर इंटरव्यू का भी। ये अब दिल्ली विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में भी अब ये लागू है। तो एक ये बात विशेष आप लोगों के लिए जानकारी है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट का जो पाठ्यक्रम है यूजीसी नेट का, उसी से आपको सब जगह एग्जाम भी देने हैं। तो बहुत अच्छा ये होगा कि सारी की सारी पंक्तियां आप लोग अगर याद कर लेंगे, उससे विषय आपको हमेशा बुद्धिस्ट भी रहता है, उपस्थित भी रहता है, कभी भी आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं। और विद्यार्थी तो कुछ भी पूछ सकता है। जब विद्यार्थी का आप कक्षा में जाएंगे तो उसके पास तो कुछ भी प्रश्न रहेगा, वो पूछेगा ही। हाँ, आपने अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने साक्षात्कार दिए हैं? मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब तक लगभग 10 साक्षात्कार तो दिए होंगे। ज़्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में दिए हैं। यूपी में तो एक ही साक्षात्कार देने का मौका मिला, उसमें हमारा हो गया है। चयन हो गया था। और अभी फिलहाल मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए दिया है, जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया। भाग में जाने का हाँ, चाहते हैं। इसमें मेरा एक ये प्रश्न रहेगा कि कुछ ऐसा भी होता है कि कभी-कभी एक्सपर्ट कुछ गलत प्रश्न पूछ लेते हैं या जानबूझ के गलत प्रश्न पूछ लेते हैं। कुछ ऐसा भी होता है या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा प्रश्न जो आपको अभी तक याद हो कि ये एक अच्छा अवसर नहीं था यार? नहीं ऐसा तो नहीं होता कि गलत, क्योंकि वो विद्वान लोग होते हैं, उनके प्रश्न भी स्पेसिफाई मतलब एक, और वहाँ पर कोई आपको फेल करने के लिए उद्देश्य से नहीं बैठता है। वो सहायता भी करते हैं, अगर आप थोड़ा जा रहे हैं तो वो थोड़ा और पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। ये बात अलग है कि विश्वविद्यालयों में चयन की एक अलग एक विधा हो गई है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप अगर प्रबल कैंडिडेट हैं, तो आपको कुछ डाउन करने की कोशिश की जाए। किंतु मैं यहाँ पर आयोग पर ही बात करना चाहूँगा, जो आयोग में इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे साक्षात्कार देने वाले होते हैं और पद भी बहुत सारे होते हैं। तो उनमें एक अच्छे योग्य विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर साक्षात्कार का रोल थोड़ा कम होता है, परीक्षा का रोल ज़्यादा होता है। तो परीक्षा में अगर आपने अच्छे स्कोर किया है, तो साक्षात्कार अगर आपका एवरेज भी गया है, तो भी आपका हो जाएगा, अच्छा स्कोर आपका कुल मिला के बन जाएगा। मैं आपसे 2-4 प्रश्न ऐसे जानना चाहूँगा आपके साक्षात्कार के कि जाते ही जैसे आपसे क्या पूछा था? देखिए, ये बात तो खैर पुरानी हो गई है, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी 7-8 साल हो गए हैं। किंतु हमें अपने विषय से प्रश्न पूछे गए कि जैसे काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण है, तदोषौ शब्दार्थो सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापि। तो अनलंकृति में कौन सा समास है उसमें, या फिर सगुणों में कौन सा समास है, इसलिए कौन सी विभक्ति का होता है, क्योंकि ये बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के साक्षात्कार में एक ऐसा प्रश्न, काव्य प्रकाश क्या किसी एक ही लेखक का लिखा हुआ है या उसके और कोई 2 लेखक हैं, तो इसमें विद्वानों के मतभेद हैं। प्रश्न का उत्तर हो जाता है, किंतु प्रश्न इस तरीके के, हम तैयारी कई बार बड़े लेवल की करके जाते हैं कि हमारे विषय से बोर्ड पूछा जाएगा, किंतु बहुत सारे सामान्य प्रश्न कर लिए जाते हैं जिनके विषय में हम तैयार नहीं होके जाते। एक व्यक्ति अगर तैयार कर रहा है, उसे साक्षात्कार देने जाना है, तो उसके लिए आप क्या सामान्य 1 मिनट में क्या निर्देश करेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक अपने विषय की एक गूढ़ जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हमारे स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हमारी पीएचडी है। उसके आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और सामान्य आपको सब विषयों का पता होना चाहिए, क्योंकि एमए में हमें वेद भी पढ़ाना है और वहाँ पर व्याकरण भी पढ़ाना है। तो वहाँ हम मना नहीं कर सकते कि हमें समास नहीं आता है, संधि नहीं आती है, कि हम काव्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं, ये नहीं कह सकते। तो हमें सामान्य सब का पता होना चाहिए और गूढ़ अपने विषय का पता होना चाहिए। अगर दूसरे विषय का कुछ गूढ़ प्रश्न किए जाते हैं, तो उस पे हम मना कर सकते हैं, किंतु सामान्य हमें पता होना चाहिए कि तर्क भाषा का लेखक कौन है, तर्क भाषा में कितने प्रमाण हैं, न्याय में कितने प्रमाण हैं, ऐसी चीजें हमें सामान्य पता होनी चाहिए। ठीक बात है।
और कुछ ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकें, क्योंकि मैं भी तैयारी कराता हूँ तो मैं इस बात को देखता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जो पाठ्य पुस्तकें हमारे हैं लगी हुई है, उनके प्राय मंगलाचरण से तो प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाता है किसी भी स्तर पर। भ्राता जी, आप जो हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग आपको 7 वर्ष का समय हुआ है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर बनता है, तो ये कितने समय में किस किस पद के लिए एलिजिबल हो जाता है व्यक्ति? देखिए, अगर प्रमोशन से हम बात करें, दो तरीके का है इसमें। एक तो प्रमोशन और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जब लगे तो उसके 9 साल बाद अ, अ, एक तो 4 साल बाद प्रमोशन होता है जिनका पीएचडी है। क्योंकि जब हम थे तब पीएचडी अनिवार्य डिग्री नहीं थी, अब जी। अनिवार्य हो गया है। तो पीएचडी का एक पहला प्रमोशन 4 साल में और नॉन पीएचडी का 6 साल में होता है। वो प्रमोशन है, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेंगे, 6000 से 7000 के ग्रेड में चले गए। ग्रेड परिवर्तन हुआ है वो। फिर 9 साल सर्विस के पूरे होने पर 8000 ग्रेड में प्रवेश करते हैं। थोड़ी ये वेतन में अंतर आ जाता है इसमें। और सब जगह 9 वर्ष है कि कहीं 8 वर्ष भी है? नहीं, सब जगह 9 वर्ष। 9 वर्ष है, ठीक। और फिर 12 साल जब सर्विस के होते हैं तब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हम प्रमोशन से जाते हैं। उसमें जो वेतन का है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, लगभग दूना परिवर्तन होता है। और फिर उसके 3 साल बाद जैसे आप अभी जो मेरठ में पढ़ा रहे हैं, मेरठ में कोई व्यक्ति अभी एसोसिएट प्रोफेसर बना है तो उसकी सैलरी लगभग कितनी होंगी? उसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख के लगभग होगी। 2.5 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को ये सब जानकारियां होनी चाहिए, तो इसलिए आपसे, और आप इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति भी हैं बताने के लिए। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर में हमारा स्लैब भी चेंज होता है। जी। हाँ, तो इसलिए वहाँ पर वो बढ़िया ग्रेड पे कितना हो जाता है उनका? ग्रेड पे उनका जो है 66,000 से 1.5 लाख तक का चला जाता है। ठीक ठीक। मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, ठीक, कोई ठीक। प्रश्न करे कि यहाँ आता है, एग्जैक्ट फिगर में मुझे नहीं पता है अभी, किंतु लगभग दुगना सैलरी में अंतर आता है। अंतर आ जाता है। हाँ, तो 12 साल बाद होता है। उसके 3 साल बाद, क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरे होते रहते वो हो जाते सर्विस हैं, के उसका साथ। ठीक बात है। फिर उसके बाद उसके 3 साल बाद प्रोफेसर के पद मिलता है। होने पर 15 वर्ष 12 के बाद 3 साल, 15 साल बाद जो है 15 साल बाद प्रोफेसर का हमको मिलता है। अगर डायरेक्ट की बात करें तो जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर की कई यूनिवर्सिटी में निकलती है तो हम 8 साल बाद एलिजिबल हो जाते 8 साल बाद जो भर सकते हैं। अच्छा, हैं। अभी मैंने एक आईआईटी के लिए भरा था तो आईआईटी में 6 साल का मांगते हैं। अच्छा। आईआईटी में 6 साल एलिजिबिलिटी मांगते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक। तो आईआईटी थोड़ा अलग ही चलता है तो इसलिए उसका जनरल बात नहीं करेंगे। और प्रोफेसर का यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पर 10 साल की एलिजिबिलिटी मांगते हैं। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 साल है, ठीक है, तो आप 10 वर्ष बाद कहीं भी प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर। अच्छा, पीएचडी के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में शायद 4 पीएचडी कर सकते हैं? हाँ, असिस्टेंट के लिए 4 हैं असिस्टेंट के अंडर में, एसोसिएट के अंडर में 6 और प्रोफेसर के अंडर में 8 पीएचडी हो सकते। ठीक है। एक और आपसे ये जानना है कि प्रोफेसर के बाद जो पद बढ़ते चले जाए, आप अपने विभाग में अध्यक्ष भी हैं, एक विभाग का अध्यक्ष होता है, डीन होता है, इसका क्या चरण होता है और कुलपति तक की जो यात्रा होती है वो विद्यार्थियों को जानकारी हो तो? क्योंकि ये आगे प्रशासनिक पद हैं और उसमें क्योंकि डीन और जो कुलपति होते हैं ये विश्वविद्यालयों में होते हैं। तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर जो होते हैं जिनका कम से कम 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव कुलपति के लिए चाहिए। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है। डीन जो है वो भी सीनियर प्रोफेसर्स, जैसे कला संकाय में जितने भी संकाय हैं उनमें जो सीनियर प्रोफेसर होगा उसको डीन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वो चक्रानुक्रम से जो सबसे ज्येष्ठ है जो है वो बनते हैं। डीन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, किंतु कुलपति के लिए फिर एक अलग रिक्रूटमेंट होता है आपके पास, वो सब। हाँ, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक वहां पर जाती हैं बातें, तो वो एक अलग राजभवन से होता है। राज्य विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति भवन से होता है। ठीक बात। वो अलग है। भ्राता जी, मैं तो बहुत सारी बातें जानने को मिली, मुझे भी और मेरे विद्यार्थियों को बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। एक और ये वाली बात कि हमने साक्षात्कार के विषय में जाना और ये वाली प्रक्रिया के बारे में जाना, कुछ और ऐसा जो विद्यार्थियों के लिए आप विशेष रूप से कहना चाहेंगे? आपने वैसे अपनी पूरी यात्रा से सब कुछ कह ही दिया है। हाँ, लगभग मैंने सब कुछ कह दिया है। एक अंत में मैं एक संदेश इतना देना चाहूंगा कि परिश्रम एक मुख्य है,
परिश्रम और अभ्यास। राजशेखर लिखते हैं निरंतरानुशीलनम अभ्यासः यो ही सर्वत्र सर्वगामी च निरतिशयम कौशलमाधत्ते। तो अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बगैर आपको नहीं मिलेगा। और मैंने एक वाक्य पढ़ा था जब मैं एमए कर रहा था, तो एक वाक्य जिसको मैंने अपने जीवन में भी उतारा कि परिश्रम और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं, तो परिश्रम का कोई विकल्प तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन चाहिए ही हमें। तो ये आप जो इंटरव्यू देखने वाले हैं अवधेश जी से पढ़ते हैं, यह सौभाग्य है आपका कि अवधेश जी जैसे योग्य अध्यापक आपको मार्गदर्शन के लिए मिले हैं। और आपका परिश्रम का तो कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम करेंगे तो ईश्वर देखने वाला है, वो हमेशा फल देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसको हम लेकर चलें, परिश्रम करते रहें तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है और यही गीता का सार है। और यही एक वाक्य को ध्येय वाक्य यदि आप बना के चलोगे तो आप किसी भी फील्ड में, केवल आप शिक्षण के फील्ड में नहीं, जीवन में भी किसी भी फील्ड में कुछ भी प्राप्त करना चाहे तो वो परिश्रम के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है भ्राता जी। और ये मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि कुछ जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो कभी भी अपने सामने परिश्रम का छोटा पैमाना नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाएं उनसे हम पढ़ लें, आपको सांख्य कारिका पढ़नी है तो कोई एक चार्ट मिल जाए उससे पढ़ लें, आपको वेदांत पढ़ना है, आपको विषय की गहरी समझ अगर शुरू से करेंगे, हो सकता है आपको अधिक समय लगे, हो सकता है आपको संधि पढ़ने में शुरू में महीना 2 महीना 3 महीना लग जाए, लेकिन जब आपको वो 2 महीना 3 महीना अधिक से अधिक लगा करके जो उपलब्धि होगी ना वो जीवन भर के लिए होगी। और एक टिप्पणी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, तो मैं अपने जीवन से ही देखता हूँ कि एक हमें परिश्रम करते हुए ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए शॉर्टकट अपनाने के साथ साथ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि एमए में जब मैं था और पहले सेमेस्टर का रिजल्ट हमारे सामने था, तो मेरा ही एक मित्र जो लगभग हम 1-2 नंबर से आगे पीछे थे और हमारा कंपटीशन था, किंतु मैं उसको अपने नोट्स शेयर करता था। मैं नोट्स बनाता था, वो नोट्स नहीं बनाता होगा, किंतु मैं उससे अपने नोट्स शेयर कर देता था। कि फिर भी मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने कई ग्रंथों को देखकर बनाए हैं और जो बनाए हैं वो तो एक सार है। जो मैं ग्रंथों को जो मैंने पढ़ा है उसके लिए वो मेरे पास ही है नॉलेज, और वही अलग होता है नोट्स से। तो शॉर्टकट ना अपनाएं और हमें जितनी गहन हमारी विद्या होगी उतना ही फायदा मिलेगा। और ईर्ष्या भी ना करें और अपना जीवन में खुश रहकर बढ़ते जाएं। तो यही है परस्परम भावयन्तः श्रेयं परमवाप्स्यतः। तो परस्पर हमें प्रीति से काम करना चाहिए। तो आज जो है हमारे लिए बड़ा दिन है, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। आप अपने परिश्रम के पथ पर बढ़ते हुए और आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। और एक ऐसा योग्य व्यक्ति का साक्षात्कार हमें मिलना जो अपने आप को इतना प्रबुद्ध होकर के भी एक साधारण विद्यार्थी आज भी कहता है। और ये भी हमें इनसे सीखने को मिलता है कि एक विनम्रता एक व्यक्ति को विद्या ददाति विनयम वाली पंक्ति हमारे जीवन में हमेशा काम आती है। आप बहुत बढ़ें, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करें और बहुत विनम्र रह करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी के साथ आपको भविष्य के आने वाले समय में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लक्ष्य आपके हमेशा अनुकूल बने रहे और ईश्वर आपको सदा सहायता करें। नमस्ते। धन्यवाद।